हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसने आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस की उदय। ठीक है, महाराष्ट्रीय कांग्रेस का उदय किस तरह उदय होता है, इसका कौन कौन सी शक्तियां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण भारतीयों को इस कांग्रेस की स्थापना की जरूरत महसूस हुई और इस कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग ये करके देखते हैं। जो आज हमारे क्लास का उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि हम लोग कांग्रेस के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, कांग्रेस का निर्माण किस उद्देश्य के साथ होता है और हमें राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस की क्या भूमिका होती है इसके बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, कांग्रेस के भूमिका देखा जाए कि निर्माण अचानक हो जाता है तो इससे पहले एक भूमिका बनती है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसने भारत में पहली राष्ट्रीय हम कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, तो उस भूमिका के बारे में चर्चा करें। तो इसको सबसे बड़ा श्रेय इसको जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था का निर्माण किया था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस संस्था के माध्यम से वो सामाजिक कार्यों को अंजाम देना शुरुआत करेंगे। जैसे उस समय प्रचलन था, अनेक छोटे छोटे संगठन बन गए थे जो क्या करते, सामाजिक कार्यों के अलग समाज की जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष पहुंचाए। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने क्या किया, 1876 ईस्वी में संस्था का निर्माण कर लिया। अब इस संस्था का जो राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 30 सितंबर 1883 ईस्वी को कहाँ होता है, कलकत्ता के अल्बर्ट पार्क में होता है। अनेक बुद्धिजीवी लोग पहुंचते हैं और ये जो वहाँ पर एक चिंतन के द्वारा इनके दिमाग में एक विचार होता है कि अगर हम लोग का एक राष्ट्रीय पार्टी होता, एक राष्ट्रीय लेवल का पार्टी होता तो हम अपनी समस्याओं को, हम अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख बड़े इजीली प्रस्तुत कर देते। तो इस 1883 के राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय होता है कि हमको क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आगे चल करके इसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी संस्थाओं का एक कॉन्फ्रेंस होता रहता है। ठीक है, जो 83 से 85 तक चलता है और इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि अगर राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना है तो हमसे इससे पहले हमको अलग अलग क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाओं का निर्माण होना शुरू होता है। जैसे हम देखते हैं बंगाल में क्या बनता है, नेशनल लीग की स्थापना होती है, मद्रास महाजन लीग की स्थापना होती है, बंबई में आपका बंबई एसोसिएशन और मुंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना होती है। इस प्रकार पूरे पुणे में अलग हो रहा है, पंजाब में अलग हो रहा है कि भारत के विभिन्न जगहों में ऐसी संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। इन संस्थाओं का एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, एक सम्मेलन होता था जहां पर इस सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि लोग पहुंचते थे और अपने विचारों को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपस में आदान प्रदान करते थे। तो ये एक भूमिका बन गई। अब क्या हो गया, भारत में पहली बार सभी देशों के लोग इकट्ठा होकर के एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ। दूसरा, ये तो भारतीयों का मोटिव हो गया कि वे अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार की तक पहुंचा सके। उधर जो ब्रिटिश सरकार चल रहा था, जो क्राउन का शासन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंद हो गया था, समाप्त हो गया था, तो उस समय वर्तमान जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन ने देखा कि समाज में एक नया ट्रेंड चल गया है, जो भारतीय क्या कर रहे हैं, अपने संगठन बना रहे हैं। इन संगठनों के द्वारा वो अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी मजबूरी हो जा रही है कि उनको क्या करें, उन मांगों को पूरा करना पड़ रहा है और ये सभी मिलकर के कभी ना कभी क्या होगा, विद्रोह होगा। अब इस विद्रोह का समस्या का समाधान कैसे होगा, तो समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब ये सभी अलग अलग संगठनों से संबंधित जो भारतीय हैं ये सभी एकजुट होकर के एक ऐसा संगठन बना लें या ये सभी भारतीय क्या हो जाए, अंग्रेजों के पक्षधर हो जाएं। तो ये कैसे संभव है, सबको अलग अलग बनाना टफ है।
अगर सबको इकट्ठा एक संस्था के रूप में कर दिया जाए और इस संस्था को किसका भक्त बना दिया जाए, अंग्रेजों का भक्त बना दिया जाए, तो भारत में कभी भी ये विद्रोह नहीं होगा और ये जो अलग अलग संगठनों के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वो किसके वफादार हो जाएंगे, अंग्रेजों के वफादार हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संपर्क किया ए.ओ. ह्यूम जी से और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक ऐसे संगठन का निर्माण कीजिए जो भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जो भारतीयों के द्वारा बना जाए, जो भारतीयों के मांगों को प्रस्तुत करे, लेकिन वो संस्था वफादार किसके प्रति हो, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार है। अब इस कार्य को पूरा करने के लिए ए.ओ. ह्यूम जी कार्य में लग जाते हैं। अब ये ए.ओ. ह्यूम जी क्या करते हैं, वो समाज के जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग थे उनसे संपर्क करना प्रारंभ करते हैं। इसी तत्वावधान में हम देखते हैं कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक विद्यार्थियों से मिलते हैं, उनको एक मार्मिक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि भारतीयों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि बिखरे हुए व्यक्ति शक्तिहीन होते हैं और अगर हम सभी लोग संगठित हो जाएं तो क्या हो सकते हैं, हम लोग एक बड़े शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने जितने भी उदारवादी अंग्रेज थे जो चाहते थे कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, उन लोगों से उन अंग्रेजों को एकत्रित करते हैं, उनको मिला करके एक संगठन बनाने की रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, और इसकी अब ए.ओ. ह्यूम जी अब संगठन निर्माण में लग गए हैं। ए.ओ. ह्यूम जी के बारे में तो समझते हैं हम लोग, कौन थे ये, तो ए.ओ. ह्यूम जी थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, जो उदारवादी एक संस्था था जिसका निर्माण विदेशियों के द्वारा था, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी होते हैं। तो इनका नेचर जो रहता है वो क्या रहता है, काफी उदारवादी रहता है। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये भारत में आते हैं और यहाँ पर कलेक्टर के रूप में कार्य करना, प्रशासनिक सेवा में कार्य करना शुरुआत करते हैं। उसी दौरान उनका शासन के साथ कुछ मनमुटाव होता है और वो निर्णय लेते हैं कि भारतीयों के समर्थन में उनके लिए कार्य करना अब शुरुआत करेंगे। तो क्या करते हैं, 1885 के करीब इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के वो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण करते हैं। तो ह्यूम जी ने क्या किया, कांग्रेस का निर्माण स्थापना किया 1885 ईस्वी में और लॉर्ड डफरिन क्या चाहते थे, कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल के रूप में यूज करना चाहते थे। जिस तरह कुकर में सेफ्टी वाल होता है, कुकर में कभी ज्यादा दबाव बन जाए तो दबाव क्या होता है, सेफ्टी वाल के तहत निकल जाता है और कुकर फटता नहीं है। तो उसी प्रकार डफरिन ने कांग्रेस बनाने के पीछे मोटिव उसका वो था कि अगर भारत में विद्रोह की आशंका बढ़े तो ये कांग्रेस क्या करे, उनको प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों का वफादार होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक सेफ्टी वाल के रूप में प्रयोग करना शुरुआत कर दी। ठीक है, अब लॉर्ड डफरिन का मोटिव अलग, ए.ओ. ह्यूम जी का मोटिव अलग, इधर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मोटिव अलग। अब क्या होता है, अब ए.ओ. ह्यूम जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मुलाकात होती है। दोनों भारतीयों के चिंतक थे, दोनों चाहते थे कि भारतीय अपने मांगों को लेकर के एक संगठन बनाए। इसके फलस्वरूप एक यूनियन बनाया जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि प्रांतों में जो अलग अलग संगठन बन गए हैं उनका क्या किया जाए, राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए। इसके तहत मार्च 1885 ईस्वी में एक घोषणा किया जाता है, घोषणा पत्र निकलता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और उस घोषणा पत्र में प्रमुख मांगे क्या थी, पहला था इस जो इंडियन नेशनल यूनियन था उसका अगला अधिवेशन कहाँ होगा, पूना में होगा, दिसंबर महीने के आखिरी महीने में पूना में इसका अधिवेशन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, राष्ट्र हित में संकलित जितने भी व्यक्ति हैं सबसे संपर्क किया जाएगा, सबको इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा ताकि सभी लोग आपस में संपर्क करें। ठीक है, और अगली राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें कि किस प्रकार हमको भारत में अगला राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज मानते हैं कि हम अपना संसद चला ही नहीं सकते, सारा का सारा प्रतिनिधि जो चल रहा है, जो सारा संसद चल रहा है उसमें अधिकांशतः ब्रिटिश सदस्य हैं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को दिखाएंगे नहीं, भारतीय भी क्या है अपना एक संसद बना सकते हैं। तो उस कांग्रेस के द्वारा, उस यूनियन के द्वारा हम क्या करेंगे, एक देशीय संसद का बीजारोपण। अब घोषणा हो गई, पूना में क्या होना था, सम्मेलन होना था, लेकिन दुर्भाग्य रहता है कि पूना में उसी समय एक हैजा फैल जाता है। अब चूंकि सम्मेलन होना था, पूना में हैजा था, पूना में सम्मेलन हो नहीं पाता, तब ये निर्णय लिया गया कि इसका स्थान चेंज किया गया। और स्थान चेंज करके कहाँ किया गया, बंबई में चेंज किया गया। और बंबई में 28 से लेकर के 31
दिसंबर 1885 ईस्वी में ये सम्मेलन होता है। ठीक है, शुरुआत में सम्मेलन का नाम क्या रहता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। सम्मेलन की शुरुआत होती है, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग विचार देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जो संघ है इसका नाम परिवर्तित करना चाहिए। ठीक है, और ये इसका नाम परिवर्तित करते हैं और नाम क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम चेंज होकर क्या हो रहा है? जैसे इंडियन नेशनल यूनियन, इसी का हिंदी नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम परिवर्तित किया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 18 से 31 दिसंबर 1885 को उसका प्रथम सम्मेलन भारत में होता है। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। कुछ प्रमुख तथ्य जो आपके सीटेट, यूपी टेट और बाकी वन डे कंपटीशन में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? इसका प्रथम अधिवेशन कब से हुआ? आंसर होगा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं व्योमचंद बनर्जी जी। इसके महासचिव कौन रहते हैं या संस्थापक कौन रहते हैं? तो हम जैसे पढ़ चुके हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उनका पूरा नाम इतिहास में एओ ह्यूम जी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम अधिवेशन में कितने लोग सम्मिलित हुए थे? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि लोग सम्मिलित हुए थे। उद्देश्य था कि पूरे भारत के लोग आए, लेकिन इसमें अधिकांश जो सदस्य आते हैं वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से आते हैं, अन्य प्रांतों से कम लोग आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगला इसके जितने भी अधिवेशन होते हैं आगे के वर्षों में, वो ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां से इसका प्रसार उस क्षेत्र में करने की आवश्यकता इनको महसूस होती है। प्रथम अधिवेशन का स्थान क्या था? बंबई में ग्वालियर टैग नामक एक जगह है, वहां पर एक संस्कृत विद्यालय है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर इसका पहला सम्मेलन होता है। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, जो चाहते थे कि कैसे संगठन का निर्माण हो जाए तो देशभक्त हो, अंग्रेजों का देशभक्त हो। ठीक है, तो उनका इसको समर्थन मिलता है, ये अनुमति देते हैं कि चलिए आप भारतीय हो, आप लोग एक संगठन का निर्माण कर लो। इसका जो नाम संघ से लेकर के कांग्रेस नाम किसने किया था? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, जिनको कहा जाता है कि ये भारत के पितामह थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य है। अब जब कांग्रेस बन गया तो प्रारंभिक कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो प्रारंभिक कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो बसे भारतीय हैं उनसे संपर्क किया जाए, उनसे मेल जोल बढ़ाया जाए, उनमें निकटता लाया जाए, उनके बीच क्या किया जाए? राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया जाए, महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर रिकॉर्ड तैयार किया जाए, उस पर रूपरेखा बनाया जाए, और अगले दिसंबर में हम लोग मीटिंग करते हैं और अगले के एक साल तक मतलब 12 महीने तक जनहित से संबंधित कार्यों को किया जाए। और किसकी सहायता से किया जाए? इन अंग्रेजों की सहायता से किया जाए। ठीक है, उसके कुछ और प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि देश हित में प्रयत्नशील भारतीयों की एकता, ठीक है, जन कल्याणकारी कार्य हो, जनता की मांगों को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और ब्रिटेन और भारत के बीच घनिष्ठता बनी रहे। मतलब ये जो संस्था है, जो डफरिन चाहते थे कि भारतीयों की एक संस्था जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि करते हैं और वफादार किसकी रहे? अंग्रेजों की। इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि प्रारंभिक उद्देश्य इसका था कि भारत और ब्रिटेन के बीच क्या हो? घनिष्ठता बनी रहे, भारत के लोग ब्रिटेन को अपना शासन कराने वाले की मान्यता में देते रहे। लेकिन भारतीय बड़े बुद्धिमान, कहा कि ठीक है पहले हमको संगठन तो बनाने दो, ये संगठन बना लेते हैं। इसके बाद जब एक समापन होता है तो ये लोग 9 मांगे रखते हैं। प्रथम अधिवेशन में 9 मांगे अंग्रेजों के सम्मुख रखते हैं। ठीक है, और ये मांगे किस रूप में रखते हैं कि अंग्रेजों को बुरा भी ना लगे, इनका काम भी बन जाए। अब देखिए कौन कौन से मांगे हैं। ठीक है, पहला तो कहते हैं कि भाई आप लोग संगठन बना लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग क्या कीजिएगा भाई? रॉयल्स कमीशन की स्थापना कर दीजिए। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन के लोग हों, हमको मंजूर है। उसका काम क्या हो? वो क्या करे? भारत में प्रशासनिक ढांचे की जांच करे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं भारतीयों को जो लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, फिर क्राउन का शासन आ गया है, लेकिन जो सिस्टम है वही पुराना सिस्टम है। आप लोग ब्रिटेन के लोग कितने बढ़िया हो, ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आप सिस्टम चला रहे हो, तो जिससे क्या हो गया? हम भारतीयों को कुछ परेशानी हो रही है। तो आप क्या कीजिए? एक रॉयल्स कमीशन की स्थापना कर दीजिए, जिससे हमारे प्रशासनिक ढांचे में जांच हो सके, और उसमें इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, उसमें आप लोग को जो अच्छा लगे उसमें परिवर्तन कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई अब एक आप लोग संस्था बनाए हो, इंडियन काउंसिल। अब हम लोग भारतीय हैं, हमारे बारे में नीति निर्माण कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन की एक संस्था है, एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल है, वो निर्णय ले रही है, उसमें सब ब्रिटेन के लोग हैं। तो थोड़ा सा आप अधिकार दीजिए। अब
हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हमारी जैसी संस्थाओं पर भरोसा कीजिए, हम आपके वफादार हैं। भारतीयों को भरोसा करना शुरू कीजिए और इस जो संस्था है इसको भंग कर दीजिए, हम आपके विश्वास पात्र बने रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि व्यवस्थापिका विस्तार कर दीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी शासन को चलाने के लिए 3 तंत्र की जरूरत होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब संसद। उन्होंने कहा कि आप संसद में थोड़ा विस्तार कर दीजिए। अब विस्तार किस प्रकार कीजिए कि आप जो मनोनीत करते हैं उसको मत बढ़ाइए, ये निर्वाचित सदस्यों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जानते थे कि विस्तार जैसे ही कहेंगे, अंग्रेज क्या कहेंगे कि संसद में ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश लोग पहुंचे हैं तो उसको मनोनीत कर देंगे। मनोनीत मतलब अंग्रेज अपने ही चाहने वालों को चुन करके उनके वफादार जो लोग हैं उनको संसद में भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मनोनीत मत बढ़ाइए, आप निर्वाचित बढ़ा दीजिए। निर्वाचित बढ़ाने से क्या होगा कि चुनाव होगा, चुनाव में वोटिंग कौन करेंगे, भारतीय वोट करेंगे। और जाहिर सी बात है कोई भी भारतीय अंग्रेज को तो चुनेगा नहीं, चुनेगा किसको, भारतीयों को चुनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि जो किसके पहुंच, भारतीय कहाँ पहुंचेंगे, संसद में पहुंचेंगे, भारत की मांगों को, वहां की समस्याओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को भाई प्रश्न पूछने का अधिकार दे दीजिए, आप शासन करते रहिए लेकिन हमको कुछ प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आईसीएस की जो परीक्षा होती है आप इंग्लैंड में कराते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटी दे दीजिए, इस परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया कीजिए और अधिकतम उम्र 19 वर्ष से क्या कर दिए, 23 वर्ष कर दिए। उनको मालूम था कि अब इंग्लैंड में कोई होगा, कोई बहुत तेज भारतीय हो, परीक्षा देने तो इंग्लैंड जाएगा नहीं भाई, 1000 रुपये खर्चा करे, इंग्लैंड पहुंचे, परीक्षा दे, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिर अगले साल फिर इंग्लैंड देने जाए, अव्यावहारिक चीज था। तो उन्होंने कहा कि भाई संसद में तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन प्रशासन चलाने वाले जो मुख्य अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं, अगर उसको हमको पहुंचना है तो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। भारतीय कब सम्मिलित होंगे, जब वो परीक्षा दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो परीक्षा होगी उसका आयोजन कहाँ कीजिए, भारत में उस परीक्षा का आयोजन करने की शुरुआत कीजिए। उन्होंने कहा कि सेना के व्यय में कटौती कीजिए, अब क्या जरूरत है, हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग आपके देशभक्त हो गए हैं, तो सेना पर जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसके हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं, आधुनिकीकरण पर खर्चा कर रहे हैं, इस खर्चे में आप कटौती कर दीजिए और इसकी जो पैसा बचता है वो हमारे विकास में लगाना शुरुआत कीजिए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से जो आयातित कपड़े हैं उस पर आयात शुल्क लगा। होता यह था कि जो भारतीय थे भाई कपड़ा बना रहे हैं, इनका कपड़ा महंगा बिक रहा है, अंग्रेज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादा कपड़ा बन रहा है, सस्ता कपड़ा आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो आप कपड़े बाहर से जो कितने भी कपड़े आ रहे हैं उस पर टैक्स लगा दीजिए, आपको भी कर मिलेगा, ठीक है। और फायदा क्या होगा कि हमारे जो भारतीय हैं, उद्योग धंधे हैं, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विकास होना शुरुआत हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय बर्मा जो था वो अलग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस पर उसको वापस अंग्रेज भारत में मिलाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो अलग हो चुका था, काफी खर्चा होता था। उन्होंने कहा कि बर्मा पर क्यों खर्चा कर रहे हैं सारा पैसा, उस बर्मा को अलग कर दीजिए, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, उस बर्मा को क्या कर दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। और सबसे बुद्धिमानी पूर्ण बात उन्होंने अपना 8वां मांग रखा कि जितने हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अब आप लोग पूरे भारतीयों में घूम घूम कर अलग अलग देशी रियासतों में, अलग अलग प्रांतों में हमारे इस डिमांड का प्रचार प्रसार कीजिए कि एक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुला है, उसकी ये डिमांडें हैं और ये भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप हमारे क्या कीजिए, 9 सूत्री मांगों का समस्त भारतीयों के बीच क्या कीजिए, प्रचार प्रसार करना शुरुआत की। मतलब सरकार ही हमारी क्या करे, हमारी संस्था का प्रचार प्रसार करे। और अगला, चूंकि कलकत्ता से कम प्रतिनिधि आए थे तो ये निर्णय लिया गया इसका अगला अधिवेशन कहाँ होगा, इसका अगला अधिवेशन। तो टोटल ये 9 सूत्रीय मांग रखा गया, ठीक है, इससे अधिकांश अंग्रेजों ने जिसको फिर अब जब सम्मेलन की समाप्ति होती है, ठीक है, तो ये ह्यूम जी उठते हैं, समापन भाषण देते हैं और 2 चीजें करते हैं। पहले वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम सभी कांग्रेस के लोग किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग की जो पोजीशन है, कांग्रेस की जो पोजीशन है, वो ब्रिटेन की महारानी का जो जूता का फीता बांटते हैं, जो अधिकारी बांटता है, उससे भी न्यूनतम है और आप लोग महानतम हैं। हम आपकी क्या करते हैं, हम आपके प्रति निष्ठा की व्यक्त करते हैं। रक्त में सम्राट का जय जयकार होता है कि सम्राट महान है, ब्रिटेन के शासन महान है, हम उसकी जय जयकार। तो भारतीय कहते हैं भाई हमको फैसिलिटी मिलना चाहिए। आप कह रहे हो कि अब निष्ठावान है, हम प्रस्ताव पारित कर देते हैं। आप कह रहे हो कि जय जयकार करना है तो हम 4 जय जयकार कर देते हैं। भाई हमको धीरे धीरे फैसिलिटी मिलेगा, आगे तो हम बताएंगे कि जब हम मजबूत हो जाएंगे तब हम अपनी मांगों को आपके समक्ष रखना प्रस्तुत करेंगे।
तो इस तरह का सिचुएशन आपका 1885 से लेकर के 1905 तक चलता था। और ये जो दौर था, ये दौर चलाता है कांग्रेस का उदारवादी दौर। ये लोग जाते थे, अंग्रेजों से कोई डिमांड करता था, पहुंचते थे, कहते थे साहब हमारा मांग पूरा कर दीजिए, चिट्ठी लिख के भेजते थे, याचना करते थे, अच्छा मांग लीजिए, नहीं मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार मांग पूरा कर दीजिएगा। मतलब ये क्या करते थे, उदारवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जिसके कारण जल्दी ही भारत के कुछ कांग्रेस के कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध करना शुरुआत किया। कह दिए अंग्रेज बाहर से आए हैं, आप उसके सामने याचना कर रहे हो, वो आपको तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी घूम फिर के आप उनके पास वापस पहुंच जा रहे हो, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी की हमको आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, उग्र आंदोलन चलाना चाहिए, जिसमें प्रमुख हैं लाला लाजपत राय, जिन्होंने यंग इंडिया में 1916 में लिखा था कि कांग्रेस क्या है, डफरी के दिमाग की उपज है, ठीक है, खुरापात है कांग्रेस और कुछ नहीं है। लाला लोग माने बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस ऐसे लोगों का संगठन है जो अंग्रेजी सरकार को क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 1905 से हम देखेंगे जब बंगाल का विभाजन होता है तो कांग्रेस में एक उग्र विचारधारा का शुरुआत होता है। ठीक है, तो ये था टोटल कांग्रेस, जिसकी शुरुआत तो अंग्रेजों ने अपने महत्व के लिए किया था, लेकिन आगे चलते हम देखते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का मेन नेतृत्व करता बन जाता है। और आगे चल करके इसी के तत्वाधान में हमको प्रथम स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसी के साथ आज हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम 1905 के बाद कांग्रेस की स्थिति और भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।